नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु चल रही है, सावन का महीना है इस समय, और हमारे प्रदेश में बोई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें जैसे सोयाबीन, धान, उड़द, मक्का इत्यादि फसलें बढ़वार अवस्था में हैं। अब सवाल इस बात का है कि ऐसे समय हमारे किसान भाइयों को कौन कौन से सामयिक कार्य करना चाहिए जिसमें उपज में काफ़ी बढ़ोतरी हो सके। आज हम इसी संबंध में चर्चा करेंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, हर बार की तरह आज भी हमारे साथ एक सफल किसान हैं, जिला शाजापुर, गाँव अरण्या कला से अरुण सोनानिया जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, आप हमें निःशुल्क फ़ोन नंबर हम आपको बता रहे हैं, आप उन नंबरों को पे हमें फ़ोन करें और जो विषय से संबंधित आप प्रश्न करें तो हमारे विशेषज्ञ उनका समाधान करेंगे। हमारे निःशुल्क फ़ोन नंबर हैं 0755-266-0049, 0755-266-0232। इन नंबरों पर फ़ोन करें, हमारे विशेषज्ञ आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं उनकी क्या स्थिति है, और इस समय हमारे किसान भाइयों को कौन सा काम करना चाहिए जिससे उपज में बढ़ोतरी हो। देखिए, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं यहाँ सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि लगभग जो है फसलों की बोनी हो चुकी है। धान में ट्रांसप्लांटिंग का कार्य पूरा हो चुका है, फसल बढ़वार अवस्था में है, और ये जो अवस्था है इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमारे किसान भाइयों को करना है, यदि खेतों में जल भराव की स्थिति हो गई है तो जल निकास का प्रबंध करें, क्योंकि अगर खेतों में जल भरा रहेगा तो कीड़े बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। साथ में मेड़ों पर यदि खरपतवार पनप रहे हैं, चूँकि खरपतवार कीड़े बीमारियों को पनपाने में बहुत मदद करते हैं, तो खरपतवार नियंत्रण प्रमुखता से हमारे किसान भाई करें। लगभग समय समय पर 4 से 5 दिन के अंतराल पर खेत का भ्रमण करें। शुरुआती अवस्था में मैं सोयाबीन की बात बताऊं तो गर्डल बीटर है, ब्लू बीटर और माइरोथिशियम लीफ स्पॉट का प्रकोप दिखाई देता है। बीमारी को पहचानें, कीड़ों को पहचानें और सही समय पर नियंत्रण करेंगे तो अच्छी पैदावार हमारे किसान भाई ले सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप अपने खेत पे जाएं और निरंतर उसका निरीक्षण करें कि फसल कितने दिन की हो गई है। अगर खरपतवार है तो खरपतवार नाशक दवाओं का उस पर आप छींचें, या फिर आप डोरा चला के उसको वैसे भी नीने उसको, तो इससे क्या होगा, खरपतवार हट जाएगा और फसल आपकी अच्छी होगी। अगर कोई बीमारी आ रही है तो उसका देखें, और हमारे डॉक्टर साहब अभी आप मैं पूछूंगा आगे बताएंगे, तो उन बीमारियों को कैसे आप देखेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे उसका नियंत्रण करेंगे, ये डॉक्टर साहब आगे आप चर्चा में बताएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे प्रदेश की प्रमुख फसल है सोयाबीन, तो सोयाबीन में इस समय कौन कौन से रोग देखे जा रहे हैं, बीमारी देखी जा रही हैं, उनके नियंत्रण के क्या उपाय? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जो सोयाबीन की जो फसल है शुरुआती अवस्था में मुख्य रूप से जो बीमारियां देखने को मिलती हैं, तना सड़न का जो रोग का प्रकोप तो देखने को मिलता है शुरुआती अवस्था में। जैसे ही फसल 15 से 20 दिन और धीरे धीरे 25 दिन की अवस्था में आती है तो पत्ती पर अनियमित आकार के ब्राउन कलर के धब्बे देखते हैं। ये बीमारी देखने को मिलती है जिसको माइरोथिशियम पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। इसके साथ साथ सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग, और मुख्य रूप से कहीं कुछ क्षेत्रों में जहां पानी ज़्यादा गिर गया है, जल भराव की अवस्था दिख रही, वहाँ शुरुआती अवस्था में मोजेक रोग का प्रकोप देखते हैं। पत्ती पर जो है छितरे पीले रंग के धब्बे दिखते हैं, और पौधे की बढ़वार सामान्य पौधे की अपेक्षा कम होती है। जी। तो किसान भाई सबसे पहले इन रोगों के लक्षणों के आधार पर बीमारी को पहचाने और अनुशंसित फफूंदनाशक दवाओं का किसान भाई छिड़काव करें। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहते हूँ, जैसे ही रोग का प्रकोप दिखता है, माइरोथिशियम लीफ स्पॉट का प्रकोप दिखाई दे रहा है, तो किसान भाई मैनकोजेब 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर मात्रा के हिसाब से छिड़काव करें। मोजेक रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो शुरुआती अवस्था में जो रोग ग्रसित पौधे हैं उनको खेत से बाहर करें। साथ में चूंकि ये बीमारी रस चूसक कीड़ों मुख्य रूप से सफ़ेद मच्छर के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलती है, तो उसके नियंत्रण के लिए किसान भाई इमिडाक्लोरोपिड जो है 5 ml 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, या थायोमेथाक्साम का स्प्रे करके इन सारी बीमारियों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने गर्डल बीटल और सेमी डूपर के बारे में बताया था,
ये देखने में कैसे होते हैं, इनके बचने के उपाय क्या है, क्या करना चाहिए किसानों को? देखिए, गर्डल बीटल जो कि मैं बताऊं, आसानी से किसान भाई गर्डल बीटल को पहचान सकता है। तने पर चारों तरफ रिंग जो है बन जाती है, जो उसका एडल्ट जो है 3 छेद करता है बारीक बारीक, उसमें जो है अंडे रखता है और एक रिंग बना देता है। तो ये आसानी से जो है ऊपर से पौधे जो है पत्तियां नीचे की ओर झुक जाती है, आसानी से जो है किसान उसको पहचान सकता है। और इसका जो लार्वी है वो जो है जो क्षतिग्रस्त भाग में आसानी से डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं, ये कौन सी कीट है ये जो देख रहे हैं? गर्डल बीटल और दूसरा तना मक्खी। तना मक्खी का भी प्रकोप सोयाबीन में लगातार बढ़ रहा है। किसान जो घर में मक्खी होती है उससे थोड़ी सी बड़ी आकार की मक्खी जो है आसानी से खेतों में देखने को मिलती है, और ये जो है बारीक, बहुत बारीक छेद करके अंडा रख देती है। वो छेद किसान भाई नहीं देख पाते, और अंदर ही अंदर इसका जो लार्वा है वो पूरी की पूरी सुरंग बनाकर तने को खोखला करके बाहर निकल जाता है, और इससे अत्यधिक जो है किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो किसान भाइयों ये देखें, और अगर सेमी लूपर या गर्डल बीटल है तो उसका नियंत्रण का उपाय करें, तो निश्चित तौर से आपकी फसल पैदावार अच्छी देगी। डॉक्टर साहब, जो कचरा अगर हो जाए नींदा, तो उसके लिए किसान क्या करे? अब देखिए, मैं अधिकतर तो हमारे जो पूरे ज़िले की बात करूं, भोपाल ज़िले या मध्य प्रदेश के संबंध बात करूं, तो किसान भाई पोस्ट इमरजेंस बीडीसाइड का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि चूँकि बीडीसाइड डालने से अगर मात्रा थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई, प्री इमरजेंस डाल रहा है या पोस्ट इमरजेंस डाल रहा है, इसमें ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये देख ले किस प्रकार की खरपतवार की समस्या है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं या सकरी पत्ती वाले खरपतवार। इसको देखने के बाद ही जो है बीडीसाइड का वो छिड़काव करें। लेकिन शुरुआती अवस्था में अगर वो निदाई गुड़ाई करता है तो उसका जो खर्चा है, बीडीसाइड का खर्चा, वो बचा सकता है, और आसानी से जो है खरपतवार नियंत्रित भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये देखने में आता है कि जैसे कचरा भी हो गया और कहीं कहीं थोड़ा बहुत तो कीड़े की आगमन हो गया, तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि कीटनाशक और खरपतवार नाशक दोनों की दवाई मिला के वो छींच देते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? क्या करना चाहिए? देखिए, ये आम तौर पर हमारे किसान भाइयों के सामने बड़ी दुविधा वाली स्थिति होती है, और किसान भाई लगभग 90% किसान भाई दोनों दवाओं को मिलाकर प्रयोग करते हैं। चूँकि अगर दवाएं आपस में मिल न पा रही हैं, कंपेटेबल नहीं है, तो इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि सोयाबीन पीली पड़ गई, उसकी बढ़वार प्रभावित हो गई, और जो कचरा मारने के लिए जिस उद्देश्य से दवा डाली वो उद्देश्य उसका पूरा नहीं हुआ। तो ये महत्वपूर्ण बात है, कोशिश ये करें कि कचरे की अगर समस्या है तो कचरे वाली दवा डालें। डॉक्टर साहब, थोड़ा बीच में रोकना चाहूँगा क्यों ग्वालियर से गौरव गुर्जर किसान भाई हमसे जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल करें। हेलो सर, मेरा नाम गौरव गुर्जर है, मैं ग्राम बहेट का हूँ। जी जी बोले। सर, मैं जानना चाहता हूँ, मेरी सर धान की पौध हुई है सर, उसमें आंख जैसे आकार दिखाई दे रहे हैं सर उसके पत्ते पे सर, तो सर क्या जी सुधार किया जाए? जी डॉक्टर साहब बताओ। गौरव, ऐसा है कि आपने धान का प्रश्न किया है। धान की शुरुआती अवस्था में जो इन्होंने बताया, आंख के आकार के जो है सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, धब्बे देखने को मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा और बारीकी से देखेंगे तो डार्क ब्राउन कलर की जो डार्क ब्राउन बॉर्डर उस पर दिखेगी, हल्का सा सफ़ेद कलर का जो है घिरा हुआ धब्बा रहता है। यह जो बीमारी है वो है ब्लास्ट, जिसको कि समान तौर पर हमारे किसान भाई झोंका रोग कहते हैं। शुरुआती अवस्था में काफ़ी ज़्यादा जो है धान की फसल इससे प्रभावित होती है। तो आप इस बीमारी को पहले पहचान लें, उसके बाद जो है कार्बनडाजिम जो है 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव करें तो आसानी से इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बात जब धान की चली तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि धान की फसल में जो ब्लास्ट और जीवाणु जनित पत्ती धब्बा रोग जो हो उसकी पहचान कैसे करें? जैसे कि मैंने अभी ब्लास्ट का जो मैंने आपको बताया कि जो है आँख के आकार के स्पेंडल शेप में डार्क ब्राउन कलर के धब्बे देखते हैं, जिससे कि आसानी से हमारे किसान भाई इसको पहचान सकते हैं। जबकि BLV के जो लक्षण हैं वो किसान को आसानी से पहचान सकता है। पत्तियां मुड़ जाएंगी, रोलिंग हो जाती है, जो है बीच से जो येलो कलर का स्पॉट पूरा जो है एकदम साफ देखने को मिलता है। और ये बीमारी कॉमन है जो कि प्रत्येक धान लगाने वाले किसान के यहाँ देखने को मिलती है। अगर किसान भाई के यहाँ BLV बैक्टीरियल लीफ स्पॉट
जो कि एक जीवाणु जनित रोग है, इसका प्रकोप दिखाई देता है तो किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है दवा का छिड़काव करें। ये है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर यदि छिड़काव करते हैं, और जहां तक ये ब्लास्ट की बात है तो कार्बनडाजिम का छिड़काव करते तो दोनों बीमारियों को आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाई हमारे बीच एक सफल किसान है, एक बार फिर मैं उनका स्वागत करता हूं। अरुण जी, आप अपनी सफलता की कहानी बताएं। कौन कौन सी फसल आप बोते हैं, कैसे खेती करते हैं, क्या आप जैविक खेती करते हैं या रासायनिक खेती करते हैं? जी, मैं 2013 से जैविक खेती करता हूं, और उसी टाइम से जब से मैंने किसानों का नुकसान देखा था, रासायनिक में किसी को पैदा नहीं हुआ था, और उसी टाइम से मैंने करना तैयार कर दिया था। किसानों को 50 किलो से 10 किलो तक पैदा हुआ था। जिस किसान के पास ज़्यादा हुआ था उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि हमें गोबर की खाद से यह फ़ायदा हुआ है। तो उसी टाइम से मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं जैविक खेती ही करूँगा, बाकी कुछ नहीं करूँगा। जो आजकल में देखा जाता है तो रासायनिक से सारा नुकसान हो जा रहा है, ज़मीन में नुकसान होता है, जिसमें फसलें भी जहरीली बन जा रही है। आज मेरी मिट्टी भी स्वस्थ हो रही है और अपन फसल भी स्वस्थ खा रहे हैं, और इससे उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। जो किसान लोग जैविक कर रहे हैं उसके लिए फ़ायदा है। वो जो रासायनिक करते हैं उनका कर्ज मुक्त होते हैं, कर्ज से ही डूब रहे हैं, जो दुकानों का कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। और जहाँ तक कि ज़मीन की मिट्टी भी उसकी कड़क हो रही है। मेरी में ज़मीन में अभी 1 बीघा में मान लो कि आधा घंटा लगता है तो वहाँ 15 मिनट लगता है, इतनी मुलायम हो गई। जहाँ भी खेत में देखते हैं केचुआ खाद डालता हूँ तो केचुआ गोबर से बनी हुई खाद बनाते हैं, जीवामृत और केचुआ खाद। जैसा केचुआ खाद डालते हैं तो पूरे खेतों में केचुए ही केचुए हो गए हैं, और उससे फसल में संपूर्ण तत्व मिलता है, और जो दाने निकलते हैं उनका वेट भी ज़्यादा निकलता है संपूर्ण तत्व होने के कारण, और इसी से आगे बढ़वार हो रही है और मैं उसके आगे बढ़ रहा हूँ। तो बाजार से आप जो रासायनिक दवा होती है पूरी तरह से आपने उसको छोड़ दी है? पूर्णतः मैंने। अच्छा, आप ये बताया उपज में क्या फ़र्क पड़ा आपका? उपज में फ़र्क पड़ रहा है। पहले हमारी कम हुई थी फसल, और आजकल में जो फसल होती है वो थोड़ी बहुत कम होती है रासायनिक से। बाकी का उसका भाव हम अच्छे से 100 रुपये किलो का गेहूं बेच देते हैं, घर से बिक जाता है सारा। और दाल है जो 200 रुपये किलो बेच जाते हैं। 1 बीघा में 350 किलो वह तुअर हुई है, जिसका हमने 2 कुंटल 40 किलो क्लियर दाल निकली। वेस्टेज निकालने के बाद वो सारी अपन ने 200 रुपये किलो बेच दी है। और साइड में रासायनिक वाले थे उनको 3 कुंटल हुई है उसी 1 बीघा की। तो ये रासायनिक वाले से भी अपने को 50 किलो ज़्यादा निकली है ज़मीन में, और रासायनिक ने इसमें फ़ायदा उसका ख़त्म हुआ है। रासायनिक में ज़्यादा सामान डाला है जो कि खर्च ज़्यादा हुआ, और अपन ने कोई भी सामान दुकान से नहीं खरीदा, प्रोडक्ट और अपना खेत में सामान हो गया है। जी, तो किसान भाइयों उत्पादन बढ़ा, लागत कम हुई, घर से ही 100 रुपये किलो गेहूं का चला जाता है, 200 रुपये किलो तुअर की दाल। ये बता रहे हैं आपके बीच में बैठे किसान भाइयों, इनसे और चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे, पर वक्त है अब छोटी सी ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? मुझे ब्रेक तो क्या बता ही हुआ? दिया आपने। अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासुदा से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। फिर आपका एक बार स्वागत है। हमारे साथ एक सफल किसान हैं शाजापुर अरण्य कला गांव से
अरुण सोनानिया जी, आपका भी कार्यक्रम में एक बार स्वागत है। डॉक्टर साहब, अब हम आप ये बताएं कि जो हमारे प्रदेश की प्रमुख फसलें सोयाबीन, मूंग, उड़द, इनमें जो मोजेक रोग फैलता है, इसको कैसे पहचानें, क्या उपाय है इसका नियंत्रण का? देखिए, आपने सही बात बोली है, क्योंकि इस रोग का प्रकोप दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है। किसान भाई मेहनत कर रहा है, अच्छी फसल अच्छी दिख रही है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन शुरुआती अवस्था में इस बीमारी को ना पहचानने की वजह से पूरी की पूरी फसल अचानक पीली पड़ जाती है और सूख जाती है और किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं सभी किसान भाइयों से एक बार फिर ना कहना चाहता हूँ कि फसल बुआई के बाद खेतों का भ्रमण करना बहुत ही आवश्यक है। शुरुआती अवस्था में जैसे ही आप इस बीमारी को आसानी से आप पहचान सकते हैं। सामान्य पौधे की अपेक्षा इसकी बढ़वार कम होगी, मतलब पौधा छोटा देखने को मिलेगा। शुरुआत में पीले छितरे रंग के धब्बे देखने को मिलेंगे, हल्की सी पत्ती मुड़ी हुई देखने को मिलेगी। और एक और महत्वपूर्ण, इस प्रकार के पौधे को जब आप हिलाकर देखेंगे तो इसमें सफ़ेद रंग के मच्छर आपको उड़ते हुए जो है किसान भाई आसानी से देख सकते हैं। मतलब शुरुआती लक्षण है बीमारी होने के। और चूंकि ये बीमारी रसचूसक कीड़ों, मुख्यतः सफ़ेद मच्छर से फैल रही है, और अगर ऐसे किसान भाई जिन्होंने मूंग लगाई है तो इस बीमारी का जो प्रमुख कारक है जो मूंग से सोयाबीन में जाता है, मूंग बीन येलो मोजेक वायरस। तो किसान भाई कोशिश करें कि मूंग के आसपास सोयाबीन ना हो, और हो तो सबसे पहले मूंग में यदि ये बीमारी देखने को मिल रही है तो एक अलर्ट हो जाएं और तुरंत जो है रसचूसक कीड़ों के नियंत्रण के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, थायोमेथाक्साम का छिड़काव कर सकते हैं, इमीडा का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कई किसान भाई जैविक खेती की तरफ भी जा रहे हैं, वो रासायनिक दवाओं का छिड़काव नहीं कर रहे। हमारे बीच में जो सफल किसान बैठे हैं, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए भी इलाज है कि वो गाय के गोमूत्र का भी छिड़काव कर सकता है और नीम से बनी जैविक कीटनाशक दवा का भी छिड़काव कर इस बीमारी को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये देखने में आया है कि जो किसान भाई नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी लगाने के बाद उसमें बीज अंकुरित नहीं होता, अगर अंकुरित हो गया है तो सूखने लगता है। तो ये किस रोग या बीमारी के लक्षण हैं और इसके क्या बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, स्पेशल मालवा रीजन की मैं बात करूं, वहाँ लगभग 50% किसान ऐसे हैं जो कि सब्जी के जो है कार्य में लगे हुए हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। मालवा में रतलाम, नीमच की मैं बात करूं या झाबुआ की बात करूं और अलीराजपुर की बात करूं, वहाँ काफ़ी जो है 5-5, 10-10 एकड़ में हमारे किसान भाई टमाटर है, मिर्ची है, बैगन लगाते हैं। और इनकी सभी जो है सब्जी वाली फसलों में अधिकतर की जो है पौध तैयार करना पड़ता है, मतलब नर्सरी में बीज बोना पड़ता है। इसके बाद फिर जो है सीडलिंग तैयार होती है, उसको खेतों में ट्रांसप्लांट करते हैं। शुरुआती अवस्था में थोड़ी सी सावधानी से नर्सरी में जो है बीज बोया, बीज अंकुरित नहीं हुआ, अंकुरित हुआ भी तो खड़े खड़े पौधे सूख गए। ये एक प्रमुख बीमारी है आर्द्र गलन, जिसको कि अंग्रेजी में डैम्पिंग आप एक बीमारी कहते हैं। इस बीमारी में जो है शुरुआती अवस्था में यदि नर्सरी में फ्यूजेरियम, पीथियम, फाइटोप्थोरा पैथोजन, चूंकि ये सॉइल बॉर्न पैथोजन है, अगर ये पैथोजन प्रेजेंट है तो बीज का अंकुरण नहीं होगा। अंकुरण होगा तो जो है बीज, जो पौध है वो जो है पीली पड़कर जमीन में गिर जाएगी। लगभग 25 से 30% तक नुकसान ट्रांसप्लांटिंग से पहले ही होता है, जिससे किसान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके बचने के लिए किसान भाई ध्यान रखना है, मुख्य रूप से बारिश के मौसम में जो नर्सरी बनाए वो ज़मीन से लगभग एक फीट ऊपर होना चाहिए ताकि पानी का भराव ना हो। एक महत्वपूर्ण बात, नर्सरी को मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब जो एक फफूंदनाशक दवा है उससे ट्रीटमेंट करें 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर। इसके उपरांत जो है बीज को बोएं। और एक और महत्वपूर्ण उपाय, जैविक किसान जो जैविक तरीके से रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहते, वे जो है नर्सरी में लगभग 10 किलो नीम की खली मिला दें और इसके बाद मिलाने के बाद मिट्टी में अच्छे से मिला दें। इसके बाद उसका प्रयोग करें, गोबर की खाद का प्रयोग करें तो पूरा लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब ने ऐसा बताया, उसकी जानकारी रखें और खेतों में ज़रूर जाके देखें, तभी ये फ़ायदा होगा, उसको नियंत्रण करें। अर्जुन जी, आप ये बताएं, एक बहुत बड़ी आप सफल किसान हैं, अभी आपने ये बताया, ऐसा लगता है कि हर किसान को आपसे प्रेरणा लेना चाहिए। तो आपको कभी सरकार के द्वारा या कोई संस्था के माध्यम से कोई पुरस्कार मिला है? कहाँ कहाँ आप गए? जी हाँ, मैंने
29 मई 2023 में हमारी बिटिया की शादी, जैविक शादी करी, जिसमें पूर्णतः किसी भी दुकान से प्रोडक्ट नहीं खरीदा गया है। उस शादी का थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिसमें गाय के गोबर से लिपवाया गया है और जो भी सामान बनाया गया था, तेल भी जो यूज किया गया कच्ची घानी का, और कच्ची घानी का भी तेल जो दाने लगाए गए थे वो भी जैविक किसान से लाए गए थे, उसका तेल निकाला गया था। और जो चावल लिए गए थे वो भी जैविक किसान से लिए गए थे। मिर्ची जो थे, मसाला था, वो भी जैविक किसानों से लाया गया था। वहाँ तक कि हमने जो सामान था वो एक भी दुकान से नहीं लाया गया, और गाय के गोबर से लिपवाया उस जगह को। और पत्तल धोने थे वो भी पत्ते के थे, और जो टाटपट्टी बिछाई गई थी वो भी पूरी कपड़े की बिछाई गई थी। यहाँ पॉलीथीन बिल्कुल अंदर प्रवेश नहीं थी, यहाँ तक कि कुर्सी तक भी। और साथ में इसी सब को देखते हुए हमें कलेक्टर साहब ने भी ट्वीट किया, और हमारे इस को 23 सितंबर 2023 में ही हमको वहाँ पे शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में जो लोक भारती का कार्यक्रम हो उसमें भी हमारे को सम्मानित किया गया था। और यहाँ तक हरदा में भी 2 जगह प्रोडक्ट जो जैविक प्रोडक्ट बनाने वाले अपने वो है एफपीओ, उन्होंने भी हमको 2 बार सम्मानित किया गया है, और ज़िले में भी सम्मानित किया गया है। ऐसे 4-6 बार सम्मानित किया गया है जो जैविक किसान थे, और हमारा उसमें सफल कार्यक्रम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एक बार हम फिर बधाई देते हैं। और किसान भाई आप देख रहे हैं, इन्होंने शादी में भी वो सारे उत्पादन जो जैविक पद्धति से किसान अपने खेतों में उगाते हैं उससे पंगत भी की, और जो बाराती आए थे उनको एक एक पौधा इन्होंने विदाई में दिया ताकि वो अपने घर जाकर अपने गांव में लगाएं। इससे एक तो पर्यावरण शुद्ध होगा और किसानों की जो जैविक खेती कर रहे हैं उससे लागत कम हो रही है, आपने ये देखा। एक बात और बताएं आप, जब जी जैविक खेती कर रहे हैं तो उससे जो फसल में जो उत्पादन में कितना मतलब फ़ायदा हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई? हाँ, जैविक खेती में हमको जो गोबर की खाद और इससे केचुआ खाद और जीवामृत और ये डालते हैं, गो कृपा अमृतम डालते हैं, इससे हमको जैसे हमने कुछ प्रयोग करके रखा है। हल्दी का एक पौधे का वजन हमने 2 किलो 800 ग्राम निकाला है, गराड़ू का 6 किलो 400 ग्राम निकाला है। और ऐसे ही हमने जो सामान निकाले हैं वो जो सामान अपन तुअर की दाल है, तुअर जो वजन अपने सोयाबीन का वजन है, सोयाबीन का वजन दूसरे के दानों में अगर 100 दानों का वजन देखा जाए तो वो 12 ग्राम है, तो हमारे में कम से कम 15 ग्राम निकलेगा। ऐसा उसमें वेट भी निकला है, जो सभी तत्व रहता है तो उसमें वजन ज़्यादा रहता है। और साथ में हमारी जो फसल रहती है वो बाजार के भाव से दुगनी से भी ज़्यादा भाव बिकती है, जो लोग उसको मांगते हैं और पूर्ति नहीं कर पाते हैं। लागत कम, उत्पादन ज़्यादा है, बाजार में भाव अच्छा मिलता है। ये जैविक खेती के फायदे हैं जो अरुण जी बता रहे हैं। ऐसे सैकड़ों किसान हैं हमारे प्रदेश में, हज़ारों हैं जो जैविक खेती की तरफ इनका रुझान हो रहा है और कर भी रहे हैं खेती से। डॉक्टर साहब, ये देखने में आया है कि हमारे प्रदेश में जो दलहनी फसल अरहर है उसमें पौधे सूखने की है, क्या कारण है, किस बात के संकेत है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। मैं कुछ जिलों के बारे में आपसे जिक्र करूंगा, स्पेशल रायसेन और विदिशा, जहां दलहनी फसल मुख्य रूप से अरहर की खेती अधिकतर किसान भाई कर रहे हैं, और बहुत से किसान भाई इसी वजह से अरहर की खेती नहीं लगा रहे। कहीं ना कहीं इसमें नुकसान ज़्यादा होता है। शुरुआती लक्षण देखेंगे किसान भाई, कुछ पौधे बीच में पैचेस में पीले पड़ जाएंगे और थोड़े दिन बाद वो सीख जाएंगे, और धीरे धीरे करके वो बीमारी लगातार बढ़ती है। ये लक्षण है ओक्टा, जिसको कि मृदा जनित बीमारी, और इसका जो रोगजनक है वो फ्यूजेरियम आक्जियोस्पर्म फर्मा स्पीसीज ऊडम है, जिसकी वजह से बीमारी। इसके नियंत्रण के उपाय बताओ। इसके नियंत्रण के उपाय जो है किसान भाई, जिन किसान भाइयों ने अभी पौध लगाई है, ये तो महत्वपूर्ण बात है कि बीज उपचार करके ही जो है बोनी करें, रोग प्रतिरोधी किस्मों को लगाएं, और शुरुआती अवस्था में जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कुछ पौधे हैं उनको खेत से निकाल दें, और कहीं ना कहीं ड्रेंचिंग करें कार्बनडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर, तो उस बीमारी के को आसानी से हो सकता है। अर्जुन जी, आप अपने जैसे किसानों को क्या आप कहना चाहेंगे? मैं किसानों को कहना चाहता हूं कि ये जो रासायनिक खेती कर रहे हैं इससे सारे परिवार को नुकसान दे रहे हैं। आने वाले जो समय में या आज भी देखना जा रहा है 2023 में, आप बाप के सामने जो बेटा अटैक से मरता है, ये कारण है ये पेप्सिसाइड, और यही है जो आने वाली जो पीढ़ी है, पैदा बच्चे होते हैं उसके वाल में छेद, किडनी में छेद, ये यूरिया का कारण है। जो आज अस्पताल में जो लाइनें लगी हैं उसका कारण भी यह है, जो ज़्यादा उम्र से कम उम्र में मरने वाले हैं वो रासायनिक के कारण होते हैं। हाँ, नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे किसान भाइयों को संक्षिप्त में बताएं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि किसानों का मुख्य उद्देश्य भरपूर पैदावार लेना,
और लागत को कम करना, यही पूरा उद्देश्य है। चूंकि बोनी के बाद जो सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों के सामने रहती है वो है पौध संरक्षण, पौधे को संरक्षित करना कीड़े, बीमारी और खरपतवार से। तो उसके बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है डायरेक्ट कीटनाशक दवाओं पर ना जाएं कि बाजार से गए ले आए, पहले खेत में देखें, बीमारी को पहचानें और उसके नियंत्रण के लिए फिर नियंत्रण करें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को समय पर सामयिक जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अरुण जी, आप अपने गांव से आए, हमारे किसानों को आपने अनुभव साझा करे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि समय पर खेती बाड़ी का काम आप करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, और जैविक खेती आप करेंगे तो लागत भी कम होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।